बिलासपुर गांव में विद्या नाम की एक गरीब औरत अपने दो बच्चों शिखा और सनी के साथ रहती थी। विद्या के पति मनोज की मौत 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। अपने पति की मौत के बाद विद्या लोगों के घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। शिखा, सनी उठ जाओ बेटा, मैंने चाय और रोटी बनाकर रख दी है, तुम दोनों खा लेना वरना मैं काम के लिए लेट हो जाऊंगी। और हाँ, बाहर बहुत ठंड है तो दोनों बाहर मत जाना और अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, आप जाओ। ये कहकर विद्या काम पर चली जाती है। ये क्या विद्या, तूने आज फिर देर कर दी। सारा काम बिखरा पड़ा है, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा सब ऐसे ही पड़ा है। चल अब जल्दी से काम शुरू कर दे। वो मालकिन, बाहर बहुत कोहरा था इसलिए आने में देर हो गई। ओहो, तेरे ये रोज के बहाने। चल अब काम कर ले। विद्या जनवरी महीने की कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से काम करने लग जाती है। पानी बर्फ जितना ठंडा था। काम करते करते उसे दोपहर हो जाती है। काम करके विद्या घर लौटती है तो उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सनी कहता है, माँ, मकर संक्रांति आने वाली है और आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे पतंग और बढ़िया सा मांझा दिलवाएंगी। और माँ, मुझे तो रेवड़ी और गजक खानी है। हाँ बच्चों, मुझे सब याद है। विद्या ने ये कह तो दिया लेकिन फिर उसे चिंता सताने लगी कि इतनी कम तनख्वाह में वो ये सब कैसे करेगी। घर का किराया, राशन पानी, सबका खर्चा। इसलिए उसने सोचा कि वो 1-2 घर और पकड़ लेगी। इस बारे में वो अपने पड़ोस में रहने वाली सुषमा से बात करती है। सुषमा उसे एक घर में ले जाती है। मेम साहब, आपने कहा था ना मेरी मालकिन को कि आपको एक काम वाली की जरूरत है। ये विद्या है और इसे काम की जरूरत है। इसे रख लीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। क्या नाम है तुम्हारा? जी विद्या। लेकिन मुझे काम वाली की जरूरत शाम को है, सुबह तो मैं ऑफिस जाती हूँ, क्या तुम कर पाओगी? ठीक है मेम साहब, लेकिन मुझे आपसे बात करनी थी। वो क्या है ना, मुझे आधी तनख्वाह मकर संक्रांति से पहले चाहिए। मुझे पैसों की जरूरत है। हाँ हाँ, मिल जाएंगे, लेकिन मुझे काम में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। और साफ सफाई मुझे बहुत पसंद है, तो हर जगह साफ सफाई ही रखना। जी मेम साहब। शाम को विद्या ये बात अपने बच्चों को बताती है। माँ, तो क्या अब आप शाम को भी काम पर जाओगी? हाँ बच्चों। मेरा बेटा, मैं जानती हूँ तू बड़ा हो जाएगा तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ, आपको और घरों में इसलिए काम करना पड़ रहा है ना क्योंकि हम आपसे इतनी चीजें मांगते हैं। माँ, तुम शाम का काम छोड़ दो, हम कुछ नहीं मांगेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़े पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो मेरा हाथ खुल जाएगा। फिर तुम दोनों की पढ़ाई भी तो है। एक बार तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो फिर तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा माँ। अगले दिन से विद्या रमोला के यहाँ काम खत्म करके घर आती है। फिर थोड़ा आराम करके शाम को नए घर में काम करने चली जाती है। घर का सारा काम खत्म होने के बाद रीता उसे कॉफी पीने को देती है। ये ले विद्या, बाहर बहुत ठंड है ना, ये गर्मा गर्म कॉफी पीकर जा। जी शुक्रिया मेम साहब। कॉफी पीते पीते विद्या की नजर रीता की अंगूठी पर जाती है। विद्या उससे पूछती है, आपकी अंगूठी बहुत सुंदर है मेम साहब, क्या ये हीरे की है? हाँ। अच्छा मेम साहब, मैंने आपसे एडवांस मांगा था, वो तू परसों संडे को ले लेना। इस बार तुझे संडे को भी काम पर आना है। मेरी कुछ फ्रेंड्स घर पर पार्टी के लिए आ रही हैं तो खाना बनाने में तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। पार्टी के बाद तू मुझे याद दिलाना और अपने पैसे ले जाना। ठीक है मेम साहब। संडे वाले दिन विद्या रीता के घर काम पर जाती है और सारा काम करवाती है। पार्टी काफी देर तक चलती है। देर होती देख विद्या रीता से कहती है, मेम साहब काफी देर हो गई, मुझे घर जाना होगा, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। वो मैंने आपसे एडवांस मांगा था ना, आप मुझे वो दे दो। यार रीता, पानी तो पिला। विद्या, तू पानी लेकर आ, मैं पैसे लाती हूँ। तभी रीता की दोस्त उससे कहती है, अरे रीता, तेरी डायमंड रिंग कहाँ है? अरे मेरी अंगूठी वो कहाँ गई? जब हम आए थे तब तो तेरे हाथों में ही थी, कहीं गिर तो नहीं गई? देख तो जरा। सब अंगूठी ढूंढने लग जाते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। विद्या को देर हो रही होती है तो वो जाकर रीता से कहती है, मेम साहब मुझे लेट हो रहा है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे घर जाना है। यहाँ मेरी अंगूठी नहीं मिल रही और तुझे अपने एडवांस की पड़ी है। इसे बड़ी जल्दी हो रही है, कहीं इसी ने तो नहीं ली तेरी अंगूठी? हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने अंगूठी नहीं ली, आप चाहो तो तलाशी ले लो।
इसके बाद रीता उसकी तलाशी लेती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। मुझे तो तुझ पर ही शक है। मुझे तो कल ही पता चल जाना चाहिए था जब तूने मेरी अंगूठी की तारीफ की थी। अब चल निकल जा मेरे घर से और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेम साहब मेरे पैसे। तू जाती है अब या बुलाऊं पुलिस को? विद्या उदास मन से घर आ जाती। अगले दिन पूरी सोसाइटी में ये बात फैल जाती है कि विद्या ने रीता मैडम के यहाँ चोरी की है, जिसके कारण विद्या को बाकी लोग भी अपने घर से काम पर से हटा देते हैं। विद्या का रो रो कर बुरा हाल था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अगले दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। जहां एक तरफ सब मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे थे तो वहीं विद्या के घर पर तो मानो मातम छाया हुआ था। दोनों बच्चे उदास अपनी किताब लेकर बैठे हुए थे। तो वहीं विद्या अपने बच्चों को देख ये सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। तभी घंटी बजती है। शिखा दरवाजा खोलती है और रीता उसके साथ अंदर आती है। रीता के हाथ में काफी सारी पतंग, मांझा और ढेर सारी मिठाइयां, रेबड़ी और गजक होती है। उसे अपने घर में देख विद्या कहती है, मेम साहब मैंने आपकी अंगूठी नहीं ली। मैं सच कह रही हूँ, अब तो सबने मुझे काम से भी निकाल दिया है। मुझे माफ कर दो विद्या, दरअसल इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने ही उस दिन आटा गूंथते वक्त अपनी अंगूठी निकालकर किचन में रख दी थी। वो तो आज जब मेरी नजर उस पर गई तब मुझे पता चला कि तुम बिल्कुल सच कह रही थी। तुम मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत कहो। आपको आपकी अंगूठी मिल गई, यही मेरी ईमानदारी का सबूत है। बच्चों इधर आओ, ये लो ढेर सारी पतंग, मांझा और मिठाइयां, गुड़पट्टी और मूंगफली मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। अब तुम अपनी मकर संक्रांति का त्योहार खुशी खुशी मनाओ। और हाँ, हमेशा तुम अपनी मम्मी की तरह बनने की कोशिश करना, एकदम ईमानदार। मेम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या ये लो तुम्हारा एडवांस। तुम ये त्योहार खुशी खुशी मनाना और हाँ, कल से काम पर आ जाना। और मैं तुम्हारी दूसरी मालकिनों को भी बोल दूंगी कि वो तुम्हें काम पर वापस रख ले। रीता वहां से चली जाती है। इसके बाद बच्चे आकर अपनी माँ से लिपट जाते हैं और कहते हैं, हमारी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। फिर वो सब साथ में मिलकर मिठाइयाँ खाते हैं। फिर सनी और शिखा अपनी माँ के साथ खूब पतंग उड़ाते हैं और खुशी खुशी मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है? प्लीज मेरे रोहन को बचा लीजिए डॉक्टर, मेरे रोहन को बचा लीजिए। घबराइए नहीं, जो मूंगफली बेचने वाली आपके रोहन को जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाई थी, उसका ब्लड ग्रुप रोहन के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया। अब घबराने की कोई बात नहीं है। रोहन का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। रोहन बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर क्या मैं उनको देख सकती हूँ जिन्होंने मेरे बच्चे की जान बचाई है? जी बिल्कुल। सिस्टर, इन्हें पेशेंट के पास ले जाइए। वो सामने जो बेड पर लेटी हुई है, उन्होंने ही आपके बेटे की जान बचाई है। माँ जी, ये तो माँ जी है। आज रोहन अपनी दादी के कारण जिंदा है और मैंने इनके साथ क्या क्या नहीं किया। हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैं माँ जी के साथ दुर्व्यवहार न करती तो उस दिन। जो औरत खड़ी रो रही है उसका नाम सुषमा है और जो बिस्तर पर लेटी है वो सुषमा की सास नर्मदा है। नर्मदा यानी कि रोहन की दादी। आखिर उन्हें मूंगफली बेचने पर मजबूर क्यों होना पड़ा और इतनी गरीबी के दिन क्यों देखने पड़े? बेटा बहू के होते हुए नर्मदा की जिंदगी में ऐसा तूफान क्यों आया कि उसे एक दिन घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? इस कहानी को पूरी तरह जानने के लिए हम इसे 1 साल पीछे ले जाते हैं। अरे माँ जी, कब तक एक पतीले को बार बार मांजती रहोगी? आपको कितनी बार कहा है थोड़ा जल्दी हाथ चला लिया करो। शाम की पार्टी का समय हो रहा है, मेहमान आने वाले होंगे। अनिल, देखना जरा रोहन सोकर उठा या नहीं। वो तो कब का उठ गया, आज उसका जन्मदिन है। इस बात को लेकर पूरी रात नहीं सोया। जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार भी हो गया। अब अपने दोस्तों को फोन मिला रहा है। अनिल बेटा, आज रोहन का जन्मदिन है। मुझे तो याद ही नहीं। उसे मेरे हाथ का केक बहुत पसंद है। मैं उसके लिए आज अपने हाथों से केक बनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है केक बनाने की। मैंने बाजार से महंगा केक ऑर्डर कर दिया है। आप खाना बना लो, यही बहुत बड़ी बात है। केक बनाने में अपना समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये केक वगैरह छोड़ो माँ, आप बस खाने की तैयारी कर लेना। अच्छा, मैं बाजार जा रहा हूँ, थोड़ा सामान लाना बाकी रह गया है। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी कुछ काम है। सुषमा अनिल के साथ बाजार चली जाती है। तभी रोहन अपनी दादी के पास आता है। दादी, आप पापा मम्मी को बोलने दो, आप मेरे लिए अपने हाथों से केक बना दो। मुझे आपके हाथों का केक बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मेरे बच्चे, मैं बना दूंगी। एक काम करती हूँ, जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद केक बनाने का समय मिल जाएगा। अनिल और सुषमा भी गुस्सा नहीं करेंगे।
नर्मदा मेहमानों के लिए सारा खाना तैयार करती है और उसके बाद बहुत ही बढ़िया और सुंदर केक भी बनाती है। माताजी, आप अकेली कितना काम करोगी? कुछ काम मुझे भी करने दिया करो। नहीं राजू बेटा, तुम पहले ही इस घर में इतना काम करते हो, कितने चक्कर तो तुम्हारे बाजार के लग जाते हैं। सब्जियां लाने में, धोने में, काटने में तुम मेरी कितनी मदद कर देते हो। थोड़ी देर तुम आराम कर लो, तब तक मैं काम कर लूंगी। माताजी कितनी अच्छी हैं, पर उन्हें कैसे बहू बेटे मिले हैं जो अपनी माँ को माँ कम नौकरानी ज्यादा समझते हैं। सचमुच मेरे से ये सब देखा नहीं जाता, पर क्या करूं, मुझ गरीब की मजबूरी है कि मुझे यहाँ नौकरी करनी पड़ रही है। पर जिस घर में माँ का अपमान हो, उस घर में मैं 2 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। दरवाजे की घंटी बज रही है। जा बेटा, दरवाजा खोल दे। लगता है सुषमा और अनिल आ गए हैं। केक तैयार हो गया है, अभी से फ्रिज में रख देती हूँ। रोहन के जन्मदिन की पार्टी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। शाम के समय मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। सब लोग केक कटने का इंतजार कर रहे थे। रोहन बेटा, देखो हम तुम्हारे लिए कितना सुंदर केक लेकर आए हैं। चलो जल्दी से केक काटो। रुको मम्मी, पहले मैं दादी के हाथों का बनाया हुआ केक काटूंगा। नर्मदा ने घर पर दूध और मेवों से एक केक तैयार किया था। रोहन ने पहले वही केक काटा और बाद में उसने दूसरे केक काटे। ये देखकर सुषमा गुस्से से जल भुन गई और मेहमानों के जाने के बाद सुषमा ने बहुत लड़ाई की और उस केक को भी डस्टबिन में फेंक दिया जो केक नर्मदा ने रोहन के लिए बनाया था। मम्मी, वो केक दादी माँ ने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया था, आपने डस्टबिन में फेंक दिया। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। रोहन, रुको रोहन। आज आपकी वजह से मेरा बेटा मेरे से नफरत कर रहा है। अब मैं आपको इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। अनिल, या तो इस घर में ये रहेंगी या मैं। हम दोनों एक साथ यहाँ नहीं रह सकते। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें ही कल सुबह वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। नर्मदा उस समय बिल्कुल चुप थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बराबर में खड़ा नौकर सारी बात सुन रहा था। वो नर्मदा के पास गया और बोला, माताजी, मैं ये नौकरी छोड़ देता हूँ, आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना, आपको मेरे पास कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, सुबह सब ठीक हो जाएगा। अब अभी ये दोनों गुस्सा है ना, तो इन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा। सुबह अपने आप ही मेरे से बात करने लगेंगे। नर्मदा ने राजू से झूठ बोला और आधी रात के समय जब सब सो गए तो नर्मदा घर छोड़कर निकल पड़ी। सुबह जब अनिल और सुषमा ने नर्मदा को नहीं देखा तो वो इतने परेशान नहीं हुए जितना नौकर राजू हो रहा था। मैं जानता हूँ माताजी इसलिए चली गई ताकि मैं ये नौकरी न छोड़ पाऊँ। बेचारी पता नहीं किस हाल में होंगी। कैसा बहू बेटे हैं इनके, जरा भी दर्द नहीं है अपनी माँ के लिए, जरा भी दर्द नहीं है अपनी माँ के लिए सीने में। उधर नर्मदा सुबह सुबह किसी के घर का दरवाजा खटखटाती है और एक औरत बाहर आती है। माताजी, आप और यहाँ? बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। मुझे बुला लेती, मैं खुद आ जाती। जानकी, मुझे कोई काम और रहने की कोई जगह मिलेगी? अगर मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। माताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप तो मेरी अन्नदाता हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जानकी की बातें सुनकर नर्मदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे सारी बात बताती है। जानकी पहले नर्मदा के घर में काम किया करती थी, पर सुषमा ने उसे किसी बात पर गुस्से में आकर घर से निकाल दिया था। उस समय नर्मदा ने जानकी की बहुत मदद की थी। आज नर्मदा बिल्कुल अकेली थी। रिश्तेदारों में जाकर वो अपने बहू बेटे का अपमान नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वो जानकी के पास आई थी। पर माताजी, इस उम्र में आप काम करोगे? आप मेरे पास ऐसे ही रहो ना, आपकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। नहीं जानकी, अगर शरीर मेहनत करता है तो ठीक रहता है। मैंने एक दिन तुम्हें जब आवाज लगाई थी, तुम आगे निकल गई थी। मैंने देखा था तुम ठेले पर मूंगफली बेच रही थी। हाँ माताजी, आजकल सर्दियों में मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी का सीजन है, तो थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। इसीलिए मैंने और मेरे पति ने उधार पर पैसे लेकर मूंगफली का ठेला लगा लिया। बस अभी वो गए हुए ही हैं। जानकी, मैं सोच रही थी मैं भी मूंगफली बेचकर गुजारा कर लूं। कम से कम काम में व्यस्त रहूंगी तो पुराने दिनों की याद नहीं आएगी। ठीक है माताजी, जैसे ही आएंगे मैं बात करती हूँ। जानकी का पति शाम को मूंगफली बेचकर लौटता है तो वो उसे सारी बात बताती है। वो भी नर्मदा के लिए बहुत दुखी होता है। नर्मदा की उम्र वो नहीं थी कि वो ठेले पर मूंगफली बेच सके, इसलिए जानकी और मोहन मिलकर घर के पास ही एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर जगह बना देते हैं, जहाँ पर नर्मदा बैठकर मूंगफली बेचा करती थी। कई महीने गुजर गए। नर्मदा मूंगफली बेचकर अपना गुजारा करने लगी। उसने जानकी के पड़ोस में ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और वहीं पर रहने लगी। पर आज सुबह जब नर्मदा
मूंगफली बेच रही थी, तो उसी सड़क पर साइकिल से जाते हुए रोहन का एक्सीडेंट हो गया। नर्मदा रोती हुई रोहन को हॉस्पिटल लेकर आई। याद वापस आ जाती है और सुषमा नर्मदा के पास जाती है। तब तक अनिल भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सुषमा और अनिल नर्मदा के पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं। नर्मदा उन्हें गले से लगा लेती है